की बात करें तो यहाँ पे रिसेंटली एक प्ली आया है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो बेसिकली स्टेप्स लेता है, प्रोहिबिट करता है ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट को। ठीक है, यहाँ पे गैम्बलिंग क्या है, पहले ये समझना ज़रूरी है। गैम्बलिंग एक स्टेट सब्जेक्ट में आता है, एंट्री 34 के अंदर, लिस्ट 2 शेड्यूल 7 के अंडर। ठीक है, तो मतलब स्टेट, जितने भी स्टेट है अपने लॉज बना सकते हैं इस पर। इसके हिसाब से अगर बात करें, ये एक्ट जो इम्पॉर्टेंट है 1994 का, बैटिंग या गैम्बलिंग का मतलब है कि कुछ स्टेक पे लगाना कुछ वैल्यू को, पर्टिकुलरली मनी, और यहाँ पे एक कॉन्शियसनेस होती है कि यहाँ पे या तो गेन होगा या तो रिस्क मतलब लॉस हो सकता है। आउटकम ऑफ द गेम पे रहता है पूरा, कि मान लो मैंने कोई जुआ लगाया कि ये जो हॉर्स, जैसे हॉर्स राइडिंग में हो गया कि मैंने लगा लिया, तो वैसे कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो ये डिटरमाइन होता है एक्सीडेंट या चांस से, और ये लाइकलीहुड है कि यहाँ पे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, तो रिस्क है। लॉटरी क्या होता है? लॉटरी आपका एंट्री 40 में है, लिस्ट 1 में। ये शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिकली एक्सक्लूड करता है इस एम्बिट ऑफ गैम्बलिंग को, और ये गवर्न होता है लॉटरीज एक्ट के अंडर। तो यहाँ पे बैटिंग वर्सेस फिक्सिंग में अंतर बताया गया है। तो एक लोधा कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी अंडर RM लोधा जी, और ये एग्जामिन करती है आपका रिकमेंडेशन जो रिफॉर्म के लिए ज़रूरत है BCCI की तरफ से। यहाँ पे BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, तो आप सभी को पता है यहाँ पे एक शार्प डिफरेंस है बैटिंग में और फिक्सिंग में। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फिक्सिंग हो गया कि आप चीज़ें फिक्स कर रहे हो, इन द सेंस कि आप लोगों को ख़रीद रहे हो ताकि वो चीज़ हो जाए। बैटिंग हो गया आप सीधा सट्टा लगा रहे हो बैठ के कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बैटिंग है उसको लीगलाइज करने की डिमांड करी गई है, और जो फिक्सिंग है उसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाने की डिमांड करी गई है, क्योंकि फिक्सिंग इज़ नॉट राइट। अब लीगल पोजीशन देख लेते हैं गैम्बलिंग का। तो हॉर्स रेसिंग जो है लीगल है इंडिया में, मतलब हॉर्स में अगर कुछ भी हो रहा है, रेसिंग इन्वॉल्व सम प्रायर नॉलेज। हॉर्स राइडिंग या हॉर्स रेसिंग में लीगल इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक स्किल की ज़रूरत है। सो ये गैम्बलिंग नहीं है। बड़े सारे स्टेट्स में लॉटरी भी लीगलाइज है, जैसे गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, नागालैंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ऑनलाइन गैम्बलिंग और लैंड बेस्ड कसिनोज जो है लीगलाइज्ड है। गोवा में लीगलाइज है, सिक्किम में है, नागालैंड में, दमन में है। ये पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अंदर आते हैं 1796 के अंडर। फिर आपका महाराष्ट्र ने प्रोहिबिट करा है गैम्बलिंग को, और ये कंसिडर करता है गैम्बलिंग एज अ इलीगल, जो कि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887 के अंदर आता है। फिर ई गैम्बलिंग की बात करें जो गेम ऑफ चांस पर रहता है, ये लीगलाइज्ड है सिक्किम में और नागालैंड में भी। तेलंगाना की अगर हम बात करें और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये कंसिडर करता है गेम ऑफ स्किल इलीगल, जो कि तेलंगाना स्टेट गैम्बलिंग एक्ट के अंडर है 1974 के अंडर। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2012 रिस्पेक्टिवली इसमें भी है। फिर आपका आता है ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, द रमी फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, जो अडॉप्ट करा गया है सेल्फ रेगुलेशन कोड, और जितने भी सारे एडवर्टीजमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में इंटरनेट शटडाउन है। ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेंटर पे इंटरनेट शटडाउन की बात करी गई है, जो सेंटर करती है। इंटरनेट शटडाउन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में एक इंटेंशनल डिस्ट्रप्शन होता है इंटरनेट का या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन या लोकेशन में, ताकि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको बंद करा जाए। ठीक है, और इसकी वजह से इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया है, और सोशल मीडिया शटडाउन भी हुए हैं, थ्रॉटलिंग हुई है, जो बेसिकली मतलब है कि आप जो 4G या 5G नेटवर्क को रिड्यूस करके 2G पे लाओ। हाउएवर इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या लीगल प्रोविजन है इंटरनेट शटडाउन में, क्या स्टेट कर सकती है, किस एक्ट के अंदर कर सकती है। तो 2017 तक अंटिल 2017 मोस्टली जो चीज़ें गवर्न होती थी वो सेक्शन 144 CRPC के अंडर होती थी, और इंडियन टेलीग्राम एक्ट के अंडर होती थी 885 का। हाउएवर 2017 में क्या होता है,
सस्पेंशन होता है टेलीग्राम सर्विसेज का, टेलीकॉम सर्विसेज का, जिसमें पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी आती है। नोटिफाई हुए रिस्पाइट इन रूल्स के गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है और ब्रॉड करा है पावर्स को सेक्शन 144 के अंडर। इसके अलावा 69A जो है IT एक्ट का 2008 को पावर देता है कि ब्लॉक कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट को। नेक्स्ट है पुलिस का कमिश्नरेट सिस्टम, जो कि MP में अनाउंस करा गया था, इम्प्लीमेंट करता है पब्लिक कमिश्नरेट सिस्टम, जो भोपाल और इंदौर में भी है। ठीक है, ड्यूल कमांड सिस्टम होता है, कमिश्नरेट सिस्टम होता है। प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है, तो आप देख लो ना इसका। अब ड्यूल कमांड सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या SP होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर शेयर करता है डिस्ट्रिक्ट में। पर इस सिस्टम में, कमिश्नरेट सिस्टम में, जो CP है, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है, इसको हेड करता है। मतलब एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा इसमें, यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर का। वो सिटी को देखेगा और अकाउंटेबल है स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन ड्यूल कमांड में 2 लोग हैं, SP है और DM में। ठीक है, तो ये अंतर आ जाता है पहला। दूसरा, ड्यूल सिस्टम जो है कंट्रोल करता है, जहाँ पे SP को वर्क करना पड़ेगा DM के अकॉर्डिंग फॉर सुपरविजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सुपरविजन होती है DM के साथ, SP को काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है, जैसे DM के पास पावर है कि वो अरेस्ट इशू कर सकता है, लाइसेंस कर सकता है। SP के पास पावर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है क्राइम और अरेस्ट पे। इसके अलावा यहाँ पे जो इसी का काउंटर पॉइंट है कमिश्नरेट सिस्टम में, सिंपल है कि इनके पास जो है ऑफिस जो है CP के पास एक मैजिस्ट्रियल पावर होती है, इसमें वो रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, लाइसेंस कर सकता है। CP जो होता है आपका डिप्यूटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे होता है या उससे अबव की पोस्ट पे होता है, और यहाँ पे असिस्टेंस जो देती है वो स्पेशल जॉइंट एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नरेट होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स भी हैं जो प्रोवाइड होते हैं कि इनके पास पावर्स है प्रिवेंशन अरेस्ट की, इम्पोज करते हैं सेक्शन 144, ये इनिशिएट कर सकते हैं चैप्टर प्रोसीडिंग। पुलिस के पास पावर है कि वो प्रिवेंट करती है पीपल को फ्रॉम एंटरिंग और रिमूव करते हैं पर्सनस को फ्रॉम देयर जुरिडिक्शन, और मैक्सिमम 2 साल का रहता है इसमें। ये सपोज करा जाता है कि अलाउ करता है फास्टर डिसीजन मेकिंग का, सॉल्व करते हैं अर्बन कॉम सेंट्रिक इश्यूज़ को भी। इसके अलावा यहाँ पे जो है नेक्स्ट न्यूज़ है वो है डिफ़ॉल्ट बेल। तो NIA ने अप्रोच करा है सुप्रीम कोर्ट के कि वो अगेंस्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो ग्रांट करती है बेल एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। अब इसमें डिफ़ॉल्ट बेल है क्या? डिफ़ॉल्ट बेल या स्टैचुटरी बेल एक राइट है, रिगार्डलेस की क्या क्राइम है, और ये बेल जो है अक्यूज़ को मिलती है जब पुलिस कस्टडी या पुलिस फेल हो जाती है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को सही समय में या जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसमें वो कंप्लीट नहीं कर पाती जिस पर्सन पे वो कर रही है जुडिशल कस्टडी में। ये CRPC में भी है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल लॉ से 3 क्वेश्चन आ गए थे UPSC में 2021 में, तो चांसेस है लॉ से भी उठा सकते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। बड़े सारे ऑफेंस जो है पुलिस को 60 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होता है इन्वेस्टिगेशन में, और फिर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ता है कोर्ट के सामने। हाउएवर कुछ ऑफेंस जो है यहाँ पे 90 डेज़ की भी हो सकते हैं और 180 डेज़ के अंदर भी उन्हें कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है ऑफेंस टू ऑफेंस कि ऑफेंस अगर बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटा है तो कम टाइम में। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है डिफरेंट ऑफेंस के लिए डिफरेंट उसके पास क्राइटेरिया होता है बेल का। तो अगर ऑफेंस जो है कैटेगरी A में अगर जो पनिशेबल ऑफेंस है वो 7 साल से नीचे का है या 7 साल तक का है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है बेल का? सीधा ऑर्डिनरी समन इशू कर सकता है अक्यूज़ को कि वो अपीयर करे थ्रू द लॉयर जब चार्जशीट फाइल हो रही है। अगर अपीयरेंस नहीं होता अक्यूज़ का तो पहला बेलेबल वारंट इशू करा जाता है और फिर बाद में नॉन बेलेबल वारंट इशू करा जाता है। नेक्स्ट क्राइम में जो कि बड़ा क्राइम होता है थोड़ा सा, जिसमें डेथ इम्प्रिजनमेंट होती है और पनिशमेंट होती है मोर देन 7 ईयर्स, तो बेल एप्लीकेशन जो है मेरिट पे होती है ऑन अपीयरेंस ऑफ अक्यूज इन द कोर्ट। ठीक है, C कैटेगरी में पनिशेबल जो ऑफेंस होते हैं अंडर स्पेशल एक्ट, जिसमें NDPS आता है, PMLA या UPA होती है, जिसमें प्रोविजन थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो यहाँ पे सेम जो कैटेगरी B और D का है विद एडिशन एक यहाँ पे कंडीशन है
कि यहाँ पे कंप्लायंस होती है प्रोविजन ऑफ बेल एक स्पेसिफिक लॉ के अंदर, जो उस लॉ में स्पेसिफिक कुछ चीज़ें मेंशन होंगी, प्रोविजन मेंशन होंगी, उसके हिसाब से भी इनको सज़ा मिलती है। डी ऑफेंस में इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो कवर नहीं होते स्पेशल एक्ट्स में, इसकी बात करते हैं। तो बेल एप्लीकेशन जो डिसाइड होती है मेरिट पे होती है ऑन अपीयरेंस ऑफ अक्यूज कोर्ट में। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था पेरोल पे, क्वेश्चन आया था पिछले साल का ही। पेरोल क्या होता है और ये भी देखेंगे, पेरोल वर्सेस फुल लोग। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन शायद गलत होती है तो आप देख लो ना। ये दोनों जो है कवर्ड होते हैं प्रिजन एक्ट 1894 के अंडर, और ये एक शॉर्ट टर्म टेम्प्रेरी रिलीज होती है कस्टडी से। दोनों में जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो बेसिकली इस पर्पज से होता है कि हमें ह्यूमनाइज करना है प्रिजन सिस्टम को, ठीक है। प्रिजन क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट बना सकती है अपने हिसाब से। तो पेरोल क्या होता है, पेरोल ग्रांट होता है प्रिजनर को कि वो मिल सकता है स्पेसिफिक एजेंसीज में, ठीक है। पेरोल एक सिस्टम होता है जहाँ पे प्रिजन को रिलीज करा जाता है विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, और प्रिजनर के पास कोई एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं होता कि वो क्लेम कर सकता है पेरोल को। तो यहाँ पे प्रिजनर जो कमिट करते हैं मर्डर्स या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में होते हैं, एंटी टेरर लॉ के अंडर होते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते पेरोल के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फुल लोग की बात करें तो ये ग्रांट हो सकता है कुछ स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स के बाद विदाउट एनी रीज़न। यहाँ पे जो पीरियड है ग्रांट करते हैं प्रिजनर को, वो ट्रीट कराता है रेम्यूनरेशन ऑफ द सेंटेंस, और प्रिजनर के पास एब्सोल्यूट नहीं लगता कि वो इसको भी क्लेम कर सकता है जैसे पेरोल में कर रहा है। ग्रांट जो उसका होता है वो बैलेंस होता है अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, और ये रिफ्यूज़ कर सकता है कुछ सर्टन कैटेगरीज ऑफ प्रिजनर्स पे भी। पीएम केयर्स फंड, सेंटर ने इन्फॉर्म किया दिल्ली हाई कोर्ट को कि पीएम केयर्स फंड एक गवर्नमेंट फंड नहीं है, एज जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है ये जाएगा नहीं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। एक पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है। ये एक नेशनल फंड है जो उसका ऑब्जेक्टिव है ये डील आउट करता है डिस्ट्रेस सिचुएशन या इमरजेंसी सिचुएशन जो कोविड-19 ने डाली थी। इसमें प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है इसके एक्स ऑफिशियल ट्रस्टी। कोई भी कंट्रीब्यूशन जो आती है इसके अंदर या कोई भी कंपनी कर रहा है या पीएसयू कर रही है वो क्वालिफाई होती है सीएसआर एक्सपेंडिचर के अंडर जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है, और उनको 100% एग्जाम्पशन मिलेगा इनकम टैक्स से। पीएम केयर्स फंड जो है रिसीव करता है एग्जाम्पशन जितने भी ऑपरेशन है, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसके फॉर फैकरा जो है FCRA 2010 का। पीएम केयर्स फंड ऑडिट होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर के थ्रू। रिवाइज्ड रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन RADPFI गाइडलाइंस की अगर बात करें तो गाइडलाइंस जो रिलीज़ हुई थी इसमें बेसिकली जो एम है वो प्लान करता है सब्सटैंशियल डेवलपमेंट, ओवरऑल इंटीग्रेशन करता है डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। नई गाइडलाइंस 2021 की जो है फॉलो करती है बड़ी सारी चीज़ें, जिसमें आता है प्रिपेयर करती है स्पार्शियल डेवलपमेंट प्लान, फोकस करती है टाइपोलॉजिकल विलेजेस पे जिसमें पॉपुलेशन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आते हैं। विलेज टाउन प्लानिंग स्कीम्स है जो कम्युनिटी बेस्ड होती है, कोलैबोरेटिव प्लानिंग। 15 फाइनेंस कमीशन है, इसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है विद रिस्पेक्ट टू विलेज लेवल प्लानिंग। इंटीग्रेट करता है कंसोलिडेशन GP डेवलपमेंट का जिसमें रू अर्बन क्लस्टर्स आते हैं, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट प्लान आते हैं, और ये 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से है। और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से भी है। यहाँ पे इम्प्रोवाइज करता है ई-गवर्नेंस थ्रू स्पार्शियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। यूज़ करता है स्वामित्रा जो है आबादी एरिया, लिंक करता है इस चीज़ को, और यहाँ पे प्लानिंग करता है इन्वायरमेंटल बेनिफिट और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को भी। फिर रूल आती है रूल फॉर पोस्ट रिटायरमेंट हायरिंग जो ऑफिशियल्स की होती है बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो CVC जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ने कुछ प्रोसीजर ले डाउन करे हैं जो फॉलो करेंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली देखते हैं विजिलेंस क्लियरेंस को, और ये एम्प्लॉय से पहले एक रिटायर्ड ऑफिशियल को कॉन्ट्रैक्चुअल या कंसल्टेंसी बेसिस पे करते हैं। इन केस एक रिटायर्ड ऑफिसर है वो सर्व कर रहा है एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्लियरेंस जो है ऑब्टेन होगी बड़े सारे लोगों से जहाँ पे वो पोस्ट थे ड्यूरिंग 10 years प्रायर टू रिटायरमेंट। CVC डायरेक्ट करता है जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि वो फॉर्मुलेट करे अप्रोप्रिएट रूल्स उसके एम्प्लॉयज़ से, ताकि वो इंश्योर करे कूलिंग ऑफ पीरियड
जो कि ऑब्जर्व करा गया था कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले प्राइवेट सेक्टर में। इसके अलावा लैंड मार्क कोर्ट केसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट केसेस है जो आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है एंटी कन्वर्जन लॉज में रेव स्टेनिस्लस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, फिर साला मुग्दल केस है 1995 का, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है 2006 का, एम चंद्रा है वर्सेस एम थंगुमुत्तु एंड अदर 2010। और फिर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो यहाँ पे भी 3 केस इंपॉर्टेंट है। एक तो शाहबानो केस बहुत इंपॉर्टेंट है 1985 का, फिर आपका सारला मुदगल केस है 1995 का, फिर दनाइल लतीफ़ी केस है 2001 का। सेडिशन की बात करें तो रोमा थापर केस है, केदारनाथ केस है 1962 का, और कन्हैया कुमार केस है 2017 का। फिर आपका PWD की बात करें तो रिजर्वेशन जो प्रमोशन में विद रिस्पेक्ट टू डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सिद्धा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2020 की जजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का केस है 2013 का, राजीव कुमार गुप्ता केस है 2016 का, केस इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे प्रद्युत बोरदोलाई वर्सेस स्वपन रॉय 2001 का केस है, फिर जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल पुलिस का DGP का है, प्रकाश सिंह एंड ओरस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 का। कॉलेजियम सिस्टम जो अपॉइंटमेंट की बात करता है हायर जुडिशरी में, तो यहाँ पे 3 जजेस केस है 1981 में, 1993 में, 1998 में है। इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म होती है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना।